अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया ये तीनों कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। 27 जुलाई को अज़रबैजान और तुर्किया के दरमियान मुआहदा होता है कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर, जबकि 28 जुलाई को पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, ये दोनों कंट्रीज़ की जो मेन एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपस में एक MOU या एक एग्रीमेंट साइन करती हैं। इस एग्रीमेंट के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे एयरवर्दी इक्विपमेंट का मटेरियल वगैरह तैयार किया जाएगा और उनके स्पेयर पार्ट्स को जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। यानी कि आप ये एक हद तक कह सकते हैं कि ऑफिशियली पाकिस्तान कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बहुत से पुर्जों को अपने मुल्क में बनाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट का पाकिस्तान हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस भी उठते हैं, क्या पाकिस्तान अकेला एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता? और पाकिस्तान जो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, NASTP में हमने उसका मॉडल देखा हुआ है जो कि काफ़ी हद तक J-20 जैसा नज़र आता है, उसका क्या बनेगा? क्या प्रोजेक्ट अज़म नहीं नज़र आएगा, जिसे आप पाकिस्तान का नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कह लें? प्रोजेक्ट अज़म एक पुराना से टर्म है, सो उसको आप ज़्यादा यूज़ ना भी करें तो बेहतर है। और उसके अलावा जो दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ हैं वो किस तरह इक्विपमेंट तैयार करती हैं, क्या वो अकेले अपने सर पर ही कर लेती हैं या उसके अलावा वो जॉइंट वेंचर्स करती हैं? तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो IDEF 2023 में ये एग्रीमेंट तय पाया है पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ये मिलकर बनाएंगी कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। उसके अलावा 27 जुलाई को अज़रबैजान और तुर्किया के दरमियान इसी तरह का मुआहदा तय पा चुका है, यानी कि दो कंट्रीज हैं जो तुर्किया के साथ कोलैबोरेट करेंगे फ्यूचर की एविएशन से रिलेटेड सामान बनाने के लिए, और वो है पाकिस्तान और अज़रबैजान। इस तरह तीन कंट्रीज आपस में मिले, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की। लेकिन यह सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के नज़दीक TFX एयरक्राफ्ट या कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो बन चुका है, उसमें अब और क्या कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो मैं ये वाजे करता चलूँ कि TFX एयरक्राफ्ट में भी आपको बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेंगी। अभी इसके मजीद प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं। इसमें बहुत सा सब सिस्टम अभी वैसे ही गायब है। ये सिंपल सा एक प्रोटोटाइप है जिसमें बहुत से इक्विपमेंट आपको नहीं लगे हुए मिलेंगे। अभी तक TFX एयरक्राफ्ट में आपको ना आईसा रेडार नज़र आएगा, उसके अलावा भी बहुत सा भी इक्विपमेंट है जो मेरा नहीं ख्याल अभी तक इसमें इंटीग्रेट किया गया है, जैसा कि किस किस्म का मिशन कंप्यूटर अभी इसमें ऐड किया जाएगा जो ऑपरेशनल होगा। उसके अलावा किस किस्म के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, किस किस्म का रेडार वार्निंग रिसीवर इसमें आएगा, और बहुत से दूसरे इक्विपमेंट जिनका अभी तक कुछ भी नहीं पता और ना ही अभी तक वो पूरी तरह इंटीग्रेट है। ये जो पहला प्रोटोटाइप अभी आपने देखा है, ये जस्ट टैक्सी ट्रायल्स के लिए, फर्स्ट फ्लाइट के लिए, इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान और अज़रबैजान यहाँ अपने एक्सपर्ट्स को तुर्किया भेज सकते हैं जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम हो सकता है। पाकिस्तान के पास एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्री काफ़ी बेहतर है, ऑल्दो तुर्किया की तरह बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा निचले दर्जे पर भी नहीं है। अगर तुर्किया ड्रोन्स अगर बहुत बेहतर बनाता है तो मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल करने का जो एक्सपीरियंस है वो तुर्किया से कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान को है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें, पाकिस्तान ने साब 2000 जैसा जो स्वीडिश एयरक्राफ्ट था, AWACS एयरक्राफ्ट है, ये तबाह हो गया था एक हमले में, तो उसको पाकिस्तान ने प्योरली अपने रिसोर्सेज पर बिल्कुल सही सलामत बनाया था नए सिरे से। इसके अलावा आप मिराजेस को देख लें तो पाकिस्तान, ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, इसकी पाकिस्तान को कभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली। पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आज तक इनकी ओवरहॉलिंग की है और ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट आज भी पाकिस्तान ने यूज़ कर रहा है। इनमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और तमाम आपको मॉडर्न इक्विपमेंट मिलेगा। ये 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट इवन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स कर सकती हैं, यानी कि स्टैंड ऑफ वेपन्स को फायर कर सकती हैं, जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक में आता है। उसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अगर आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो उस डॉक्यूमेंट्री को डिस्कवर पाकिस्तान ने शाया किया था, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि इवन JF-17 के बहुत से पुर्जों को, इससे पहले तो इंडियंस ये इल्ज़ाम लगाते थे कि असेंबल होते हैं, उसमें आपने पूरा देखा होगा कि JF-17 के तमाम पुर्जों को पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लेकर उन पर जितनी भी टेस्टिंग होती है, एयर फटीग टेस्ट, तमाम कुछ पाकिस्तान में होता है। बाकायदा फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली अपग्रेड भी किया गया था इसके पूरे के पूरे आउटले को, ताकि ये मुस्तकबिल में ज़्यादा मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को और बेहतर दूसरे इक्विपमेंट को भी प्रोसेस कर सके, उन पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंटल काम भी जारी रखा जा सके। उसके अलावा NASTP का पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, जो कि मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगी। अब अगर आपको याद हो 2022 में तामिल कोताइल, जो कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के एक हाई रैंक ऑफिशियल हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में TFX एयरक्राफ्ट के एक मॉडल को कहा कि ये ज्वाइंट पाक तुर्क फाइटर है, कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर बनाएंगे इसे।
यानी कि यहाँ हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि TFX या कान एयरक्राफ्ट में अभी बहुत से सिस्टम्स नहीं हैं। इसी तरह तामिल कोताइल ने अपने एक प्रीवियसली दिए गए इंटरव्यू में ये भी बात कंफर्म की थी कि अभी बहुत से सब सिस्टम्स को बनाने के लिए और बहुत से सिस्टम्स की प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए हम दोस्त कंट्रीज़ को देख रहे हैं कि वो हमारे साथ कोलैब करें। देखिए, कोलैबोरेशन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो कॉस्ट, जितनी आपको पूरे एक प्रोजेक्ट की फ़र्ज़ करें $5 बिलियन कॉस्ट है, ये $6 बिलियन कॉस्ट है। अगर अकेला तुर्की भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना ही पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है और ना ही आज़रबाईजान, लेकिन अगर 3 कंट्रीज़ आपस में मिल रहे हैं तो वो $2-2 बिलियन बढ़ जाते हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। उसके अलावा प्रोडक्शन तेज़ की जा सकती है। जैसा कि आप JF-17 का ही केस देख लें तो इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान भी करता है और चाइना भी करता है, तो प्रोडक्शन आप मैनीफोल्ड बढ़ा सकते हैं। सेम एज आप ग्रिपन एयरक्राफ्ट की भी देखें या इवन आप अमेरिकन F-16 एयरक्राफ्ट की देखें, तो F-16 को अगर आप देखें तो उसकी TOT आपको तुर्किया में भी नज़र आएगी। उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या मुख्तलिफ सेंसर सूट, ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही बनाता है। तो इवन अगर कोई सुपर पावर भी है वो भी अलहदा या अकेले से सब कुछ नहीं बना सकता। या मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं तो F-35 एयरक्राफ्ट है, वो सारा F-35 एयरक्राफ्ट अमेरिका नहीं बनाता। वो जस्ट विकीपीडिया पर लिखा हुआ है कि अमेरिका F-35 बनाता है, वो सब का सब F-35 अमेरिका नहीं बनाता। उसका जैसे सेंट्रल फ्यूजिलाज का एरिया है, ये इससे पहले तुर्किया बनाता था। 2019 में तुर्किया को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, तो आजकल जर्मनी बनाता है। F-35 का तमाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट वो बरतानिया की कंपनी BAE सिस्टम्स बनाती है। इसी तरह आप इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को देखें, कहने को वो इंडिया ही बनाता है, लेकिन उसके अंदर 16 के करीब कंपोनेंट सिर्फ बरतानिया के हैं। उसके अलावा उसमें इंजन अमेरिका का है। सो एक कंट्री कभी भी अपने सर पे अलहदा सब कुछ नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक कंट्री को अपने सर पे सब कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको मैसिव रिसोर्सेज चाहिए, जैसा कि चाइना करता है। लेकिन इससे पहले चाइना रशिया से इक्विपमेंट लेकर बनाता था, जैसे कि उन्होंने सुखोई सीरीज़ या फ्लैंकर सीरीज़ के जो फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मुल्क में असेंबल किए या बनाए। इस तरह पाकिस्तान की गिड्स ने एक और मनसूबा किया है, जिसमें गिड्स और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर पाकिस्तान में विंड टनल बनाएंगे। अब विंड टनल क्या काम करती है कि एयरक्राफ्ट के मॉडल को उसमें परखा जाता है कि दौरान परवाज ये जहाज़ किस तरह परफॉर्म करेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को, मिसाइल्स की परफॉर्मेंस को और इस तरह के एयरवर्दी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए विंड टनल बहुत ज़्यादा अहम होती है एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में, और जब डेवलपमेंट में एयरक्राफ्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मैसिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ये समझिए कि कान एयरक्राफ्ट कोई सिंगल एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ तुर्किया ने भी फिलहाल उसका एक प्रोटोटाइप बनाया है। उसके बहुत से सब सिस्टम्स आपको आने वाले वक्त में मजीद देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसमें अमेरिकन इंजन सिर्फ प्रोटोटाइप फेज तक है। इसके लिए तुर्किया TF-35,000 इंजन बना रहा है, जो कि टर्की और बरतानिया की कंपनी मिलकर बनाएगी, और इसकी थ्रस्ट होगी 150 किलो न्यूटन प्लस, जो कि बहुत अच्छी थ्रस्ट है। इसी तरह आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान ने रिसेंटली तुर्किया के साथ मुआहदा किया है कि वो अपने Su-25 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करेगा। उसके अलावा वो स्टॉप गैप के तौर पर अपने पुराने MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिटायर करके मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से JF-17 ले सकते हैं, एंड फ्यूचर में 2030 तक 2032 तक उनके पास ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएगा। अब ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि इसमें जॉइंट डेवलपमेंट की बात की गई है कि मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स कान एयरक्राफ्ट के कुछ आज़रबाईजान में बनेंगे, कुछ पाकिस्तान में बनेंगे, बाकी सिस्टम तुर्किया में होगा। तो एक जॉइंट प्रोडक्शन आपको नज़र आएगी, जिससे ना सिर्फ कान एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बल्कि अगर 3 कंट्रीज़ के इंजीनियर्स आपको ज़्यादा वर्कफोर्स मिल रही है, ज़्यादा लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। आप इसी तरह मिसाल ले लें इंडियन ब्राह्मोस की, तो ब्राह्मोस को इंडिया ने अकेला नहीं बनाया, वो रशियन डिज़ाइन था, रशिया ने टेक्नोलॉजी दी, उससे सीखते हुए इंडिया ने ब्राह्मोस को डेवलप किया और रशिया का ताउन भी था। इसी तरह रूस अकेला Su-57 जहाज़ बनाना ही नहीं चाहता था। अगर आप इसके कभी प्रोजेक्ट को पढ़ें, वो चाहते थे कि इंडिया हमारे साथ कोलैब कर ले। इस तरह क्या होता कि उस एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो दोनों कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाती, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में मसले मसाइल थे, जिस पर मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो बनाई हुई है। तो उस वजह से फिर इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलहदा कर लिया था, और अमेरिका भी इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपनी इक्विपमेंट के मुख्तलिफ पुर्जे बनवा लेता है। इससे कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम हो जाती है, प्रोडक्शन तेज़ रहती है और बहुत से इसके फ़ायदे भी होते हैं। उसके अलावा ये अगर आप तस्वीर गौर से देखें, या सिर्फ TFX एयरक्राफ्ट नहीं है, या आपको स्टेल्थ ड्रोन अनका भी नज़र आएगा। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होगा, वर्टिकल लॉन्च एंड शॉर्ट टेक ऑफ के साथ वो आएगा। अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में कोई बड़ा नेवल एसेट लेता है तो उस पर लैंडिंग के लिए इस तरह के इक्विपमेंट काम आएंगे, और ये पूरी की पूरी एविएशन से रिलेटेड है। यहाँ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने ये पूरे का पूरा मुआहदा किया है, और उसके काफ़ी फ़ायदे इस तरह होंगे क्योंकि बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो तुर्किया बेचे तो पाकिस्तान का भी इनडायरेक्टली फ़ायदा है, या पाकिस्तान बेचे तो तुर्किया का भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है।
अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। तो पाकिस्तान ने नाइजीरिया को JF-17 थंडर्स बेचे, पाकिस्तान को उसका रेवेन्यू मिला, चाइना को उसका रेवेन्यू मिला, लेकिन उन्होंने उन एयरक्राफ्ट को लेने के साथ साथ गिड्स से अलबत्तार बॉम्ब्स भी लिए और तुर्किया की एसल पोर्ट भी ली। अब JF-17 की सेल से गिड्स के बॉम्ब भी बिक गए और तुर्किया की एसल पोर्ट भी बिक गई। इससे इनडायरेक्टली फ़ायदा उन दो कंपनीज का भी हो गया। इस तरह होता है कि जब आप जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं इन तमाम चीज़ों की और इस तरह जॉइंटली चीज़ों को आगे लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा सिंक्रोनाइज वे में आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह इंडियन लॉजिक को देखें, जो कि बारहा यही कहते हैं कि JF-17 तो जॉइंट प्रोजेक्ट है, 2 कंट्रीज़ मिलकर बना रही हैं, हम तेजस अकेला बना रही हैं, तो फिर JF-17 की कारकर्दगी में और तेजस की प्रोडक्शन में और उसकी कारकर्दगी में और दुनिया कितनी की उसमें इंटरेस्टेड है, इसमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया के किसी कंट्री ने आपसे आगे ये नहीं पूछना कि ये जहाज़ एक मुल्क ने बनाया है, ये 2 मुल्कों ने बनाया है, या कि 5 मुल्कों ने बनाया है। उन्होंने सिंपल उस एयरक्राफ्ट की या कोई भी वो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कारकर्दगी देखनी है। सेम एज़ इंडिया ने जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, तो आज आप उसकी कारकर्दगी देखें, दुनिया की बाकी कंट्रीज उसे खरीदती हैं। सो ये चीज़ें इस तरह हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला भी कंट्री नहीं बना सकती, लेकिन पाकिस्तान, तुर्किया ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे लिए मुश्किल है कि हम कोई बड़ी टेक्नोलॉजी को अपने सर पे अकेला ही डेवलप कर लें। इसलिए बेहतर है कि आपस में हाथ मिलाया जाए, एक जॉइंट वेंचर से प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चला जाए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।